सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के अपने इस डेली ऑडियो लेक्चर की शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ तिब्बत में आए हुए ज़बरदस्त भूकंप से। अखबारों में आपने पढ़ा है कि तिब्बत में ज़बरदस्त भूकंप आया है, 6.8 की तीव्रता का भूकंप। और मुझे यह घटना प्री और मेंस दोनों ही परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मालूम पड़ रही है। ऐसा क्यों? पहले आइए इस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि जब हमें यह लगता है कि नहीं, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसे समझने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, वो घटना परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो स्वाभाविक तौर पर हमारा अटेंशन बढ़ जाता है। और इससे आपकी क्षमता भी विकसित होगी कि आप अनुमान लगा सकें कि कौन सी खबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इससे आपके चयन की जो दृष्टि है वो ज़्यादा तीखी हो सकेगी। आप प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, चाहे वो प्री एग्जामिनेशन के हों, चाहे वो मेंस के हों। आपको वहाँ भूकंप या ज्वालामुखी इसकी मौजूदगी लगभग लगभग मिल ही जाएगी। या तो वहाँ भूकंप होगा या वहाँ ज्वालामुखी होगी। और मज़ेदार बात यह है कि प्री में भी कोई ना कोई प्रश्न इन दोनों टॉपिक्स में से किसी एक पर पूछ लिया जाता है, और मेंस में भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। हाँ, ये जरूर है कि प्री में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत सामान्य स्तर के नहीं होते कि भूकंप के कारण क्या हैं और उसके क्या प्रभाव होते हैं और रोकने के क्या उपाय हैं। न तो प्री में इस तरह के सामान्य प्रश्न पूछे जाते और न ही मेंस में पूछे जाते हैं। यानी कि ये दोनों टॉपिक इस तरह के हैं जिस पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। इस तरह की तैयारी होनी चाहिए मानो कि आपने भूगोल को अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ले रखा हो। क्योंकि इसके जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जो टेक्निकल साइड है, उस पर भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो आप ये मान कर चल सकते हैं कि जो भूकंप का टॉपिक है, और इसमें आप ज्वालामुखी को भी जोड़ लीजिए, 2025 के प्री और मेंस इन दोनों ही दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो गया है। राइट? तो आइए अब इस पर हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। घटना यह है कि जो तिब्बत है, तिब्बत का एक पवित्र शहर है शिगात्से। शहर का नाम याद रखिएगा, है ना। प्री में इस तरह के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, इसीलिए मैं स्पेशली जो मुझे लगता है कि इस पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, तो मैं इशारा कर देता हूँ। शिगात्से ये बहुत ही पवित्र शहर है और ये दक्षिण चीन के तिब्बत का स्वायत्त क्षेत्र है। भारत की सीमा के पास ही पड़ता है ये, मतलब भारत के बहुत नज़दीक है। मैं जानबूझ करके ये बातें आपसे कह रहा हूँ क्योंकि अगर भारत के बहुत नज़दीक है और वहाँ यदि भूकंप आया है तो स्वाभाविक है कि भारत के भी कुछ क्षेत्रों में भूकंप आया होगा। यह भी स्वाभाविक है कि तिब्बत के आसपास के जो दूसरे क्षेत्र हैं वहाँ भी भूकंप आया होगा। इसलिए इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो दोस्तों, यही पास में ही एक और जगह है जिसे माउंट एवरेस्ट क्षेत्र का उत्तरी द्वार माना जाता है। यानी कि अगर कोई माउंट एवरेस्ट पर जाना चाहता है तो उसके लिए वो वहाँ से प्रवेश कर सकता है, आसपास की ऐसी जगह है। तो वहाँ भूकंप आया, सुबह सुबह भूकंप आया और उसकी जो माप थी वो 6.8 की तीव्रता थी। 6.8। सामान्यतया ये माना जाता है कि अगर तीव्रता 6+ की हुई तो फिर उससे विनाश की जो आशंकाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। 6 से ऊपर होने पर ये तो 6.8 रहा, यानी कि काफ़ी तीव्र भूकंप आया। और उसके नतीजे में आपने अखबारों में पढ़ा है कि लगभग 125 लोगों की मृत्यु हो गई है, और फिर घायल होने वालों की संख्या तो बहुत होती है, और जो संपत्ति को नुकसान होता है उसका तो जायजा बाद में ही मिल पाता है। तो दोस्तों, ये घटना घटित हुई और सिंगात से जो क्षेत्र है उसकी आबादी लगभग 8 लाख के करीब है।
देखिए, तिब्बत में ये भूकंप आया जहाँ इतना नुकसान हुआ, लेकिन उसके आसपास के क्षेत्रों में भी इसके झटके महसूस किए गए, जिसमें नेपाल है। नेपाल से सटे हुए जो हमारे देश के जो ज़िले हैं, जैसे कि पूर्वी चंपारण है, बिहार के क्षेत्र हैं ये, पश्चिम चंपारण है, सीतामढ़ी है और मधुबनी है, यहाँ भी इसके थोड़े से अपेक्षाकृत तेज झटके महसूस किए गए। और आसपास के दूसरे क्षेत्रों में देखिए, जैसे पटना है, बंगाल है, वहाँ भी झटके महसूस किए गए। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि हमारे यहाँ जान माल की किसी तरह की उतनी क्षति नहीं हुई है। दोस्तों, यह एक घटना है, राइट। अब आपको, जैसा कि मैंने कहा, इस विषय पर एक अच्छी खासी तैयारी करनी चाहिए, प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी और मेन एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी। देखिए, प्लीज़ आप ये मत सोचिएगा कि पहले तो प्री की दृष्टि से कर लेते हैं फिर मेंस की दृष्टि से कर लेंगे। अगर आपकी तैयारी का पैटर्न यह है तो मैं आपको सतर्क करना चाहूँगा कि आप बहुत गलत रास्ते पर चलकर और सिविल सर्विस की मंजिल को पाना चाह रहे हैं। आपकी प्री की भी जो तैयारी है मेंस के स्तर की होनी चाहिए, तभी आप प्री में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व कर सकेंगे, अदरवाइज संभव नहीं हो सकेगा। तो अब कौन कौन से तथ्य इसके लिए महत्वपूर्ण बनते हैं? तीव्रता के बारे में मैं बता चुका हूं, क्योंकि जब भूकंप आते हैं तो उसकी लहरें उठती हैं, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। इसको लेकर के 3-4 साल पहले एक प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो आपको बाकायदे तरंगों का भी अध्ययन करना होगा, उन्हें समझना होगा। और अभी जो भूकंप आया है, माना यह जा रहा है कि यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों में टकराव के कारण भूकंप आया है, और चीन में खासकर जो भूकंप आते हैं इस एरिया में, वो इसी की वजह से आते हैं। और हमारा जो उत्तर भारत है, यानी कि जो हिमालयी क्षेत्र है और इसके बाद जो दूसरे राज्य हैं उसी से सटे हुए उसके नीचे, वहाँ भी जो भूकंप आने की घटनाएं होती हैं वे यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों में टकराव के कारण होता है। इसका मतलब है कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इसके बारे में भी आपकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए कि कितने प्लेट्स हैं, प्लेट्स जो मूव करते हैं कितनी तरह के होते हैं, और इसके बाद यह भी कि उनके किस तरीके के टकराने का क्या क्या प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। दोस्तों, अगर आप मुख्य परीक्षा की दृष्टि से फिर तब जब तैयारी करेंगे तो आपको इसकी तैयारी भारत के संदर्भ में करनी होगी। हमारे यहाँ भूकंप आते हैं, कुछ तो बहुत ही खतरनाक भूकंप आ चुके हैं। ज़्यादातर हमारा जो भूकंप वाला क्षेत्र है वह उत्तरी भारत ही है, या दूसरे शब्दों में आप कहना चाहें तो हिमालयन क्षेत्र है। और उसका कारण यह है कि जो पूरा का पूरा हिमालय का जो क्षेत्र है वो भूकंप की दृष्टि से अधिक संवेदनशील माना जाता है। माना ही नहीं जाता, वो है भी। और उसका कारण है क्योंकि जो पूरा का पूरा हिमालय वाला जो क्षेत्र है वह अपेक्षाकृत कोमल चट्टानों पर बना हुआ क्षेत्र है। जबकि जब मैं कोमल चट्टान कह रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं कि आप जब छुएंगे तो आपको बड़ी वो चीज़ें कोमल सी लगेंगी, मतलब वह अभी बाल्यावस्था या युवावस्था में है। यानी कि जो ये चट्टानें हैं ये अभी बाल्यावस्था में है, यानी कि कोमल है। जब कोमल है तो जब कोई चीज़ उससे टकराएगी तो ज़्यादा हिलेगी, और यही पूरे के पूरे उत्तरी भारत क्षेत्र में होता है। हमारा जो पूरा का पूरा देश है उसका जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 59% भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है। 59%। ऐसा नहीं है कि केवल हिमालयन क्षेत्र ही भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है, दूसरे क्षेत्रों में भी भूकंप आते हैं। कच्छ में जब भूकंप आया था, गुजरात का मालूम होगा आपको, महाराष्ट्र में लातूर में भूकंप आया, ऐसा बहुत ही भयावह किस्म के भूकंप थे, लेकिन ये सब काफ़ी बड़े भूकंप थे। इसका मतलब ये हुआ कि हिमालय क्षेत्र में फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, दूसरे क्षेत्रों में अपेक्षाकृत फ्रिक्वेंसी कम है। अगर हम 1975 से अब तक के आंकड़े लें कि 6 की तीव्रता से अधिक के कितने भूकंप हमारे यहाँ आ चुके हैं, तो उनकी संख्या लगभग 8 है। और ये संख्या कम नहीं है, 6 से ऊपर, क्योंकि 6 से ऊपर की अगर तीव्रता का भूकंप आता है तो उससे बहुत ज़्यादा जान और माल की हानि होती है। तो भूकंप का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, जो मुख्य क्षेत्र है, वो मैप पर जा कर के देखिए, आपको फायर ऑफ रिंग, ज्वालामुखी और भूकंप के क्षेत्रों का पता लग जाएगा। यानी कि इस पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक तैयारी यह भी होनी चाहिए कि भारत को अपने यहाँ इसके लिए किस तरह की व्यवस्था करनी होगी।
कैसे हम भूकंप से अपना बेहतर बचाव कर सकते हैं। जापान ने तो इसमें सिद्धता हासिल कर ली है। जापान में तो अक्सर भूकंप आते रहते हैं। इसका जो सबसे बड़ा जो उपाय होता है वह होता है कि मकान ऐसे बनाए जाएं जो भूकंप के झटकों को बर्दाश्त कर सकें। और ऐसे मकान बनाए जा सकते हैं और ऑलरेडी बनाए जाने लगे हैं। जो जापान जो भूकंप से अब तक अपने को बचाए रख पाया है, और साथ ही साथ यह भी कि वहाँ जब इस तरह की आपदा आती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ नहीं हो पाता। उसका कारण यही है कि उनके जो भवन हैं वो बाकायदे भूकंप के झटकों को बर्दाश्त कर लेते हैं। देखिए, जान माल का नुकसान कब होता है? तब होता है जब भूकंप आया और मकान ध्वस्त होने लगे। मकान ध्वस्त हो रहे हैं, लोग रात में सोए हुए हैं या घर में रह रहे हैं, दिन का ही अगर समय है, तो अचानक भूकंप आया और सब दब गए। ज़्यादातर लोग दब गए। फिर उन्हें निकालना, करना, उनका उपचार करना आसान काम नहीं रह जाता। तो सबसे बड़ा उपाय है कि भूकंप रोधी मकान बनाए जाएं। और दूसरा यह है कि क्या इस आपदा की पूर्व सूचना दी जा सकती है। अभी तक इस पर कोई बहुत ठोस काम नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी कहा यह जाता है कि कुछ बातों का अनुमान तो लगाया जा सकता है। यदि हम ऐसा कर सके तो हम अपने होने वाले जान माल के नुकसान की जो मात्रा है उसे थोड़ा कम कर सकेंगे। तो दोस्तों, अंत में एक बार फिर से मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप भूकंप के टॉपिक को इस वर्ष के एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मानकर चलें। तो दोस्तों, इसके बारे में बस इतना ही। इन्हीं में एक दोस्त हैं हमारे रवि कुमार जी, जो हमारे अपने स्टूडेंट भी रहे हैं। इनका फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्शन हो गया है। तो रवि कुमार, आपको मैं एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और एक बहुत अच्छे सफल जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।